जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार में एक अच्छी सी वैकेंसी निकली है बिहार के पंचायती राज विभाग के द्वारा, जिसका पद का नाम है न्याय मित्र। यानी कि जो ग्राम कचहरी होते हैं ना, वहाँ पे न्याय मित्रों की बहाली की जानी है। तो उसके विषय में सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन है 1420 नंबर का नोटिफिकेशन निकला हुआ है और इसकी वेबसाइट है gp.bihar.gov.in। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो निकला है इसमें संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद नाम पदों की संख्या सब दी हुई है। तो पद का नाम जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्राम कचहरी न्याय मित्र। और इसकी वैकेंसी दोस्तों है 2436, यानी टोटल जिलावार है, ये प्रत्येक जिला की पंचायतों में ये बहाली होनी है। और 7,000 रुपये इसका आपको सैलरी होगा प्रति माह। ठीक है, और जैसा कि न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर में इस सैलरी को डबल करने पर, यानी डबल से भी अधिक करने पर, लगभग 15,000 के आसपास करने पर विचार चल रहा है, 12 से 15,000। ठीक है, तो 7,000 रुपये की इसमें फ़िलहाल दी गई है, संविदा के आधार पर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने अभी तक जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहालियाँ की हैं उसमें मैक्सिमम जो हैं वो आज अस्थायी हो चुके हैं, है ना। और जैसे कि आप टीचर को भी देख सकते हैं कि एक समय में जो शिक्षा मित्र कहे जाते थे, आज देखेंगे परमानेंट हो गए हैं। और सभी को मतलब एक तरीके से पे स्केल पे आ गए हैं, सब चीज़ आप जानते ही हैं। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ ही होना है, आगे कोई इससे हानि नहीं होना है। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक यानी कि लॉ में ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको लॉ में ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसका वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है कि gp.bihar.gov.in, यहाँ पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और आज से शुरू हो रहा है 1 फरवरी से, और 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। आगे अब ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा तो ये आगे जैसा सूचना होगा आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब देखिए इस पे नियोजन हेतु पात्रता क्या क्या है। तो एक तो पहला कि आपका लॉ ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, विधि स्नातक। ठीक है, दूसरा है कि इंडियन हो आप, तो ठीक है, ये सब तो बेसिक है। उम्र मेन है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र जो है मिनिमम 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम 25 वर्ष, और मैक्सिमम उम्र जो है यहाँ पे 65 है। तो बहुत मात्रा में लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 65 एज रखी गई है। आप सोच सकते हैं कि इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो भी आरक्षण के बिहार सरकार के जो भी प्रावधान है आरक्षण नियम का, तो वो सबका पालन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पे ही बहाली होगी। जो भी रिजर्वेशन का जो अन्य बहालियों में आपको लाभ मिलता है वो सब मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नियोजन की प्रक्रिया ये जान लेते हैं। तो देखिए नियोजन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही सबसे पहले तो अप्लाई होगा, आवेदन ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसके लिए इसके वेबसाइट इस पे जाना होगा आपको, जाके ऑनलाइन आवेदन आप कर दीजिए। इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं देना होगा, यानी कि कोई इसका एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह नहीं देना होगा। और आपके द्वारा जो भरी गई सूचना है वही अंतिम रूप से मान्य होगा। और जब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म भरने के समय लगाए होंगे उस समय प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। बाद में किसी प्रकार का जो दावा है वो मान्य नहीं होगा, यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप इसमें उसको भर के उसका जीरोक्स आप रख लीजिएगा। उसके अलावा आप देख लीजिए वेबसाइट पर नोटरी से आपको शपथ पत्र बनाकर अपलोड किया जाना भी है। यानी एक नोटरी से आप शपथ पत्र एफिडेविट जो होता है वो कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जो सूचना है सत्यापन काउंसलिंग क्रम में समान होना चाहिए। अगर उस समय कुछ भी अंतर पाया जाता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताया जा रहा है, तो आपको ये सब चीज़ देखकर सावधान रहना है। मेधा सूची कैसे बनेगा तो ये भी आप देख लो कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र का नियोजन हेतु पैनल जो है ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, और मेधा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों को आधार बनाया जाएगा। जो आपके लॉ ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए होंगे उसके आधार पर मेधा सूची बनेगा, यानी मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेधा सूची में समान अंक अगर आता है तो अधिक उम्र वाला को वरीयता दिया जाएगा, जिसका उम्र उसमें भी सबसे अधिक होगा तो उसको प्रायोरिटी बेस पे उसको बहाल किया जाएगा। ठीक है,
उसके अलावा कि अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल जो है ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा और आपत्ति जो है 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में इस पर दायर किया जा सकता है। और ये जो रिक्तियाँ हैं वो घट बढ़ भी सकती है, समय-समय पर विभागीय वेबसाइट पर इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सब बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु जो भी पैनल होगा, तो उसमें क्या होगा, ग्राम कचहरी सरपंच जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच जो है वो सदस्य होंगे, ग्राम कचहरी सचिव जो होंगे सदस्य सचिव होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, किसी अन्य वीडियो में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दे रहा है कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। ये अनुबंध पर जो भी होता है उसमें लिखा होता है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सरकार के किसी भी तरीके से जॉब से जुड़ते हैं तो आगे संभावनाएं अच्छी रहती हैं, ये मैं कह सकता हूँ पिछले इतिहास को देख कर। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं ये चीज़ें, तो आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर जिला वाइज जो है कहाँ-कहाँ यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोटि भी है, आरक्षित कोटि से मतलब जहाँ है, जहाँ जनरल है, तो हर जगह का दिया हुआ है। जहाँ महिला है, पिछड़ा वर्ग से कहाँ, तो हर पंचायत का अलग-अलग एक मतलब डिटरमाइन किया गया है कि ये इस कैटेगरी के लोग ही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि सिवान में एक प्रखंड है आंदर, वहाँ पे ये मान लीजिए इतने गाँव हैं, मान लीजिए 2 गाँव हैं, औरकपुर और मानपुर पतेरी, तो यहाँ पे गैर आरक्षित है यानी जनरल है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे भर सकता है फॉर्म। ठीक है, लेकिन महिला। ठीक है, अनुसूचित जाति यहाँ पर एक और गाँव है मानपुर पतेरी, यहाँ पे एससी कैटेगरी के ही लोग भर सकते हैं, उसमें भी महिला। तो कुछ इस प्रकार से तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, देखिए हसनपुरा में जैसे ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट होना चाहिए, वही महिला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका दिया हुआ है, तो आप इसको विशेष रूप से देख लीजिएगा अपने प्रखंड का, जिसके लिए, अपने गांव का जिसके लिए अप्लाई आप करने जा रहे हो। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा वैकेंसी है और आपके गांव में ही मान लीजिए आपको 15,000 के आसपास आपकी सैलरी होने ही जा रही है। इसकी पेपर में दिया हुआ था कि इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो ठीक ठाक है, मिला जुला काफ़ी अच्छा है। और गवर्नमेंट के किसी भी जॉब से आप जुड़ते हैं तो आगे संभावनाएं आपकी रहती हैं इसमें आगे बढ़ने की। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।